चालू करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दूसरे भाग में हम आ चुके हैं और जैसा मैंने कहा कि बाबा जी का फ्लेवर कुछ ऐसा लगाना है जिसको बोलते हैं तड़का। ह्यूमैनिटीज वाले और हमारे अपने भाई लोग जो कि सीबीएसई वाले या आईएससी वाले हैं, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। यहां पे जब मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं तीनों को यहां पे बिल्कुल कैटेगराइज करके और ध्यान में रख के चल रहा हूं कि तुमसे क्या पूछा जाएगा और तुम जैसे बच्चों से वो हर एक चीज क्या है जो याद रखने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भाग दूजा। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो आज की कक्षा में मैं तुम्हें सबसे पहले बताने वाला हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आता है कि हमें बाहर की दुनिया को कितना पे करना है, हमें बाहर की दुनिया से कितना लेना है। डेबिट और क्रेडिट मैं तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आई नो मैं बहुत डिटेल में चला गया था, लेकिन वो तुम्हें समझना जरूरी है क्योंकि 20 डेज प्लेज एक ही चीज वादा करता है, स्पेशली जो अर्ली एक्सेस में देख रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो, कि तुम लोगों के दिमाग में ये चीजें इतनी जड़ कर जानी चाहिए, इतनी अंदर तक चली जानी चाहिए कि तुमसे कोई भी इन डेप्थ पूछ ले तो तुम्हें पता हो। और इसलिए अब जब मैं तुम्हें बैलेंस ऑफ ट्रेड बताने वाला हूं तो तुम अपना दिमाग उतना ही खुला रखोगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है दो चीजों से रिलेटेड, एक होता है तुम्हारा एक्सपोर्ट और दूसरा होता है तुम्हारा इंपोर्ट। तो जैसा मैंने तुमको बहुत क्लियरली बताया था लास्ट वीडियो में डेबिट और क्रेडिट के, जब मैं मीनिंग समझा रहा था तुम्हें, तो मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि क्रेडिट मतलब हमारी इनकम होती है बीइंग इंडिया एज अ नेशन, और अगर हम बिजनेस करते हैं तो जो भी हमारी इनकम है वो क्रेडिट साइड रहेगी और जो भी हम खर्चे करते हैं वो हमारे डेबिट साइड रहेंगे। तो याद रखना, जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा बिकॉज एक्सपोर्ट से हमारी इनकम आती है, और जो भी हम खर्चे करेंगे यानी जो भी हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से लेकर आएंगे वो हमारे लिए डेबिट होगा बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे जो होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं। तो अगेन दो तरीके के बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकते हैं, या तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है कि हमने एज एन इकोनॉमी ज्यादा एक्सपोर्ट किया हो और इंपोर्ट कम रहा हो, हमने इतना ज्यादा बाहर से नहीं लिया जितना एक्सपोर्ट कर दिया। या दूसरा हो सकता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट का मतलब हो गया कि आपने इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर लिया लेकिन उतना एक्सपोर्ट नहीं किया, तो एक्सपोर्ट ना होने के कारण आपकी इनकम नहीं हुई और उसके कारण आप डेफिसिट में चले गए क्योंकि इंपोर्ट तो भर भर के कर लिया था। चलो ठीक है, तो इससे मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था कि सरप्लस और डेफिसिट तो समझ में आता है कि ये हो गया सरप्लस, ये हो गया डेफिसिट, लेकिन क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा है या क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है? तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, अगर मैंने बोल दिया कॉमर्स, तो कॉमर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, शिपिंग आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, इकोनॉमी आ जाती है, और जितनी भी मॉनेटरी चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स, कॉमर्स कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और भी लोन्स और न जाने क्या क्या, क्योंकि मैंने तुम्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जब बताया था तो बोला था 4 तरह के आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 4 आइटम्स वैसे ही आते हैं। एक होता है विजिबल आइटम, दूसरा होता है इनविजिबल आइटम, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और चौथा कैपिटल ट्रांसफर। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। सुन रहे हो मेरी बात? मैं बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं तुमसे। ये तुम्हारा मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो आंखों में आंखें डाल के देखो और जो मैं बोल रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहीं लगता नहीं कि वो एक तरीके से विजिबल आइटम है, यानी गुड्स है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात चल रही है यहां पे। तो जब बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम है तो ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऑलरेडी आ रहा था विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम भी आ रहा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आ रहे हैं, वो जो गिफ्ट आइटम्स वगैरह जो रहते हैं ये सब, और कैपिटल ट्रांसफर्स भी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत बड़ा आइटम हो गया ना यार। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए और तुम्हारे फुल मार्क्स की गारंटी देते हुए मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं या दोनों खुद में डिफरेंशिएटेड कैसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जैसा मैं तुम्हें बता भी चुका हूं तो दोबारा बोर नहीं करूंगा। तुम्हें मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन अपने फर्स्ट वीडियो में ही याद करा दी थी। इट इज अ सिस्टमैटिक, इट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अच्छा भैया कंफ्यूज नहीं करूं,
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंडिया के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के होंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे रिकॉर्ड करेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहता है? हम तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है लेकिन हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एवरी सिंगल स्टेटमेंट, जो भी तुम ले लो, पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो तो सब रिकॉर्ड करता है। दूसरा डिफरेंस भी मैं क्योंकि तुम्हें बता चुका हूं, तो चलो तुम और मैं खेलते हैं। अभी जब आंखों में आंखें डालने की बात हुई थी, काफी गंभीरता से जब बातें डिस्कस करने की बात हुई थी, तो मैंने तुम्हें कुछ बताया था ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में से कौन सा आइटम होता है। उचक गए यार तुम बताने में, बाबा जी विजिबल आइटम होता है। अरे यही जोश तो चाहिए भाई तुम्हारा, यही तो पढ़ाई करने का मजा है। बिल्कुल सही बोला, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट इंक्लूड्स विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम के बारे में बात करता है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट जल्दी से बता वो क्या चार चीजों के बारे में बात करता है? मेरे साथ बोलोगे? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? चलो शुरू करते हैं। पहली चीज क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं? इनविजिबल आइटम भी बताता है। तीसरी चीज क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर भी बताता है। और आखिरी चीज कैपिटल ट्रांसफर भी बताता है। मजा ही नहीं आएगा ना वीडियो में जब तक पिछला भी रिवाइज होता चले, नहीं मजा आता। इसलिए ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें तुम्हारे पिछले वीडियो का भी रिवीजन हो जाए। और बाबा जी इसी चीज की गारंटी लेते हैं कि जब तुम ये वीडियो भी देखोगे तो पिछला भी रिवाइज हो रहा होगा। और तभी तो बोलते हैं कि 20 डेज प्लेज का तोड़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खूब हो गई ब्रैगिंग, फालतू की बातें करने लग जाता हूं, मैं इमोशनल हो जाता हूं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करते हुए। तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हो सकता है? अब मैं जब ये सोच रहा था तो मैंने सोचा कि एक सिंपल पॉइंट रखा जाए। अगर मैं बात करूं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस की, जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस टाइप के कैपिटल नेचर के, लोन, बोरोइंग्स वगैरह, ये किस में रिकॉर्ड होते हैं? कोई बता सकता है क्या? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे या कैपिटल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। और हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आसानी से रिकॉर्ड हो सकते हैं। अच्छा भाई, तो अगर मैं तुमसे पूछूं नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि कौन सा नैरो है, कौन सा छोटा कंसेप्ट है और कौन सा वाइडर स्कोप वाला कॉन्सेप्ट है, तो मेरे ख्याल से तुम आसानी से गैस कर सकते हो। अच्छा तुमने आंसर दे भी दिया, बाबा जी बिना बात के इतनी बातें कर रहे थे। बिल्कुल सही भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कंसेप्ट है, बेचारा सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहा है। तो जितनी छोटी बात उतने छोटे काम, उतना छोटा नाम, समझ गए होंगे आप। अब एक और चीज, एक बात बताओ, घर में किसी की भी परेशानी हो, घर का एक मुखिया वो सबको संभाल सकता है और वो होते हैं आपके पिताजी। लेकिन अगर घर में पिताजी ही परेशान हो जाएं तो आप लोगों को संभालने में एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा, वो किसी की नहीं सुनते। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पिताजी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अनफेवरेबल चला गया, अगर नेगेटिव चला गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको नहीं संभाल पाएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड है इत्तू सा, समझ रहे हो? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं संभाल सकता। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से ह्यूमैनिटीज वाले जो है मेनली मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे सीबीएसई आईएससी वाले जो हैं वो भी कैचअप कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलता है? उन्होंने बोला इस डिफरेंस के अंदर कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल चला जाए, अनफेवरेबल मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव फिगर आ चुका है, ठीक है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ मेजर फिगर। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला गया है तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों ही ना हो, मतलब हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा चुका है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी उसको मीटअप नहीं कर पाएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, इट इज अ मेजर कंसेप्ट। तो सुनना, इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या बोलेंगे हम इसे? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट बाय द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड 5 रुपए से पॉजिटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 करोड़ रुपए से नेगेटिव है। तो ये 5 रुपए का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कर लेगा, क्या ही कर लेगा, तुम बता दो। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन चलो ठीक है, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव जाता है या बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल जाता है ना, यहां पे मैं बीओटी की बात कर रहा हूं, बीओटी अनफेवरेबल है, तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट से कहीं ना कहीं मीटअप हो सकता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर फिगर है। जैसे पिताजी जो है वो बच्चे को खुश कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है पिताजी को खुश कर दे आसानी से पॉसिबल ही नहीं है। पिताजी खुश ही नहीं होते, उनकी तो डिमांड ही हमेशा हाई रहती है। तो समझ रहे हो तुम कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ बच्चा। तो अगर ये अनफेवरेबल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उस अनफेवरेबल बैलेंस को मीटअप कर सकता है, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ही फेवरेबल आ गया
तो वो बेचारा अपने आप सुधर जाएगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर नेगेटिव चला जाए तो कौन करेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। तो यहां पे बात सिर्फ इतनी सी थी कि कौन किसको बैलेंस आउट कर सकता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को नहीं कर पाएगा, और हां, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड को कंपनसेट कर सकता है। बस इतनी सी बात थी, मेरा काम था आपको डिटेल में बताना, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरह के आइटम आ जाते हैं। देखो यार, अगर तुम लोगों ने मेरे से पढ़ लिया है तो मैं तुम्हें चमत्कार पिछवाड़े लेके जाऊंगा। पता नहीं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सुनना मेरी बात। फर्स्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं 4 भाग। अभी मैं जो बता रहा हूं वो सुनते जाना, क्योंकि तुमने जो साल भर पढ़ा अगर वो काम में आ रहा होता तो अपन यहां पे डिस्कशन नहीं कर रहे होते। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो चीज जो तुमने कभी सुनी नहीं होगी। तो भाई 4 भाग थे, जल्दी से बोलना चालू करो। विजिबल, पहला था विजिबल आइटम, दूसरा था इनविजिबल आइटम, तीसरा था यूनिलैटरल और चौथा था कैपिटल। सही है। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, बच्चों का दुख कैसे बढ़ाएं। तो बच्चों का दुख बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कैपिटल भाई साहब तुम अलग जाओ, बाकी जो 3 हो गए, जैसे हो गया विजिबल आइटम और हो गया इनविजिबल आइटम और तीसरा हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, उन्होंने इन तीनों को अलग कर दिया और बोल दिया ये तो करंट में हो गए, ये तो रेगुलर होते रहते हैं। तीनों चीजें रेगुलर होती हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे विजिबल और इनविजिबल आइटम हो गए, गुड्स आ गए विजिबल आइटम में, सर्विसेज आ गई इनविजिबल आइटम में। ये तो रेगुलरली डील होते हैं, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये तो रेगुलर चलता है। गुड्स रेगुलरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। साथ साथ में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, ये जो रेमिटेंसेज आती रहती है, ये भी रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। तो उन्होंने बोला, मतलब जिन्होंने ये बनाया, उन्होंने बोला ये 3 को डालो करंट अकाउंट में, और जो कैपिटल है उसको अलग से कैपिटल अकाउंट नाम दे दो। इस तरीके से कंपोनेंट्स बोलने वाला था, आई एम सो सॉरी। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में विभाजित हो गए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला हो गया करंट अकाउंट और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 3 आइटम आए, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। क्योंकि मैं तुम लोगों को ये पहले ही समझा चुका हूं कि यार ये 3 आइटम्स कौन से होते हैं, इन पे डीप डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक समरी में जरूर दूंगा ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। तो करंट अकाउंट का मतलब होता है इनके अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि डेली बेसिस पे किए जाते हैं। उसके अंदर 3 तरह के आइटम्स पाए जाएंगे, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स बेसिकली गुड्स होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली ये चीज लिखना आपको जरूरी है। ह्यूमैनिटीज वाले नोट डाउन कर लें, सीबीएसई आईएससी वाले बिल्कुल आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम लिखना इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स आप खो सकते हैं और यहीं पे आपकी बंटा ढार या लंका ढार हो सकती है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं इनविजिबल आइटम्स के बारे में। इनविजिबल आइटम्स आप जब भी लिखेंगे 3 चीजों का हमेशा जिक्र करेंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग। ये 3 चीजों के बिना विजिबल आइटम्स यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीजों को मिला के बनते हैं इनविजिबल आइटम्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इनको लिया जाता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो हो जाते हैं वो होते हैं गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस, जो एक साल में यहां से वहां ट्रांसफर होते हैं, मे बी इंडिया से अब्रॉड और मे बी अब्रॉड से इंडिया। अगर किसी ने तुम्हें आईफोन अब्रॉड से गिफ्ट किया है तो वो रेमिटेंसेस में आएगा या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर आएगा। जब मैंने तुम्हें यह बता दिया तो कैपिटल ट्रांसफर बताना मेरे लिए और आसान हो गया। कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर कुछ नहीं आता है, जो भी लम सम में लेन देन होते हैं वो आते हैं। तो लम सम में लेन देन भारत और भारत से बाहर की कंट्रीज के बीच में सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है। पहला लमसम लेन देन जो होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। वो होता है लोन्स या बोरोइंग्स के तौर पे। तो यहां पे क्या हो गया, लैंडिंग एंड बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब यार आप बोरो करते हो फ्रॉम अब्रॉड, लैंड करते हो अब्रॉड को। बोरो करना यानी बाहर से आपने बोरो करके रखा है पैसा, या लैंड करना यानी आपने बाहर वालों को लोन देके रखा हुआ है। ठीक है, बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम और टू अब्रॉड, या लैंडिंग एंड बोरिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब ठीक है, वो तुम समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। लैंडिंग एंड बोरिंग यानी या तो उधार लेना या तो उधार देना। ये कैपिटल नेचर का क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहां पे लम सम में अमाउंट किसी को लोन पे दिया बाहर, तो आपका पैसा चला गया, लैंड कर दिया आपने, या फिर आपने बोरो कर लिया लम सम में, तो वो भी पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। इसलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल नेचर का माना गया, क्योंकि इसमें लमसम मनी इन्वॉल्व है। जिनको लमसम का मतलब नहीं पता, इकट्ठा जब पैसा लगता है तो उसको लमसम नाम दिया जाता है। तो बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड हो गया, बोरो करना यानी लैंडिंग करना यानी, समझ गए। फिर होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को भी, या इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, आप जो भी उसको बोलना चाहो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यहां पे भी क्या हो सकता है, भारत जो है
बाहर की दुनिया से, जैसे हम जेट फाइटर्स वगैरह खरीदते रहते हैं, सुखोई वगैरह जो हमने खरीदा था, MiG-51 वगैरह जो हमने पहले खरीदे थे, और अभी जो राफेल की डील हुई है, राफेल जो भी तुम लोग बोलते हो उसको, तो ये सारे जो हो जाते हैं ये कहलाते हैं हम फिक्स एसेट्स बाहर से खरीद रहे हैं। तो यहाँ से पैसा इंडिया से जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया अपनी कुछ टेक्नोलॉजी जब शेयर करता है बाहर अब्रॉड में, या अपनी कुछ मशीनरी बाहर सेल आउट करता है, तो इंडिया के पास पैसा आता है। तो ये भी फ्लो ऑफ कैश है, बट अगेन ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि इसमें बहुत हैवी अमाउंट्स आते हैं, लमसम अमाउंट आता है, और ये हमेशा नहीं होता है, ये 5-7 साल में, 10 साल में कभी एक बार होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने आपको मेजर 2 चीजें बता दी, बोरिंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड जो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ये 2 चीजें आपको लमसम नेचर की लगती हैं, या होती ही लमसम नेचर की हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है भाई कैपिटल अकाउंट। बस नाउ इसके अंदर उन्होंने कैपिटल अकाउंट के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट नया टर्म जोड़ा वो था चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर अकाउंट होते हैं। मतलब जो भी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भारत के लिए फाइनेंशियल एसेट है। नाउ अगर मैं इसको इन डेप्थ जाऊं तो तुम्हारे लिए मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए इसको इजी बना देता हूं। सोच के देखो, अगर हमें इंडिया एज अ नेशन डॉलर खरीदना पड़ जाए, मतलब हमें डॉलर करेंसी खरीदना पड़ जाए, तो आप भी जानते हो कि हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और जो पेमेंट होगा वो जनरली रुपीस में होगा, या हम उन्हें कोई गुड्स दे देंगे तो हमें डॉलर बदले में मिलेगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, रुपीस एक्सचेंज करा के डॉलर ले लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें अभी सिंप्लिसिटी पे रखना। अब वो इंडियन रुपी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात की बात है, हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि अमेरिका ने हमारा रुपया एक्सेप्ट कर लिया और बदले में हमें डॉलर दे दिया, नाउ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। लेकिन यहां पे आपने एक बात नोटिस की कि डॉलर को हमने खरीदा, मतलब हमारा रुपया गया। अगर हमारा रुपया जा रहा है तो रुपया खर्च हो रहा है एसेट्स को खरीदने के लिए। डॉलर हमारे लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं फॉरेन मार्केट में अगर कोई एक करेंसी सब एक्सेप्ट करते हैं तो वो है डॉलर। तो हम भी जानते हैं इफ वी हैव टू मेक पेमेंट टू एनी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बेसिकली देखा जाए तो हमें उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो डॉलर हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया, बट क्योंकि हमने उसको खरीदा, क्योंकि हमने उसके लिए अपना पैसा खर्च किया, तो ये हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे हमारा पैसा जा रहा है, ऑब्वियसली हमारा रुपया गया। लेकिन अगर हम अपने डॉलर को, जो हमने बेचारे अच्छे से फाइनेंशियल एसेट बना के रखा हुआ है, अगर हम उसी डॉलर को मार्केट में बेच देते हैं तो इनफ्लक्स यानी इनफ्लो ऑफ मनी हो जाता है, हमारे पास पैसा आने लगता है हमारा इंडियन करेंसी का। तो जब भी हम ये रिजर्व्स को कहीं ना कहीं बेच देते हैं या सेल आउट कर देते हैं तो उससे इनफ्लो ऑफ मनी होता है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं तुम्हें इसको टेक्निकल टर्म्स में भी बता सकता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। Any withdrawal from these reserves is recorded on the credit side. कोई भी विड्रॉल होगा तो उसको तुम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। अब यार विड्रॉ करने पे तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि रिजर्व से तुमने डॉलर विड्रॉ कर लिया तो वो क्रेडिट साइड पे क्यों आया। तो मैंने तुम्हें समझाया, रिजर्व से जब तुमने डॉलर को विड्रॉ किया तो बदले में इनफ्लो काय का हुआ, इंडियन रुपीस का, INR का, ठीक है, इसलिए उसको पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया गया। और एनी एडिशन टू दीज रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब एडिशन टू दीज रिजर्व्स मतलब इसमें और डॉलर लेकर आना और फॉरेन एक्सचेंज लेकर आना, फॉरेन करेंसीज को लेके आना, मतलब आपने इनको खरीदा होगा तो आपका रुपया बाहर गया होगा, खर्चा हुआ होगा, इसलिए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है या फिर नेगेटिव साइड रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगेन क्रेडिट इज पॉजिटिव साइड, डेबिट इज नेगेटिव साइड। मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो एक बार रिवाइंड करो और दोबारा देखो कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि यहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। तो भाई लोग, एक छोटा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं खींचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बड़े आराम से पढ़ाई करो और बहुत ही सुकून से पढ़ाई करो। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि बहुत ज़्यादा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ रहा है। तो भाई चिल आउट हो जाओ, इतना कर लो और इसके नोट्स बन जाने चाहिए। कोशिश करो कि इसको कहीं ना कहीं पोस्ट करो इंस्टाग्राम वगैरह पे और मुझे टैग करो कि हाँ भैया हम कॉमर्स बाबा से पढ़ाई करते हैं। दिखाओ दुनिया को कि है कोई ऐसा जो तुम्हारा ख्याल रखता है। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।